एक स्पेशल टॉपिक है, इसमें प्रीवियस ईयर्स में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक प्रेशर। बहुत से इसके सारे एप्लीकेशन हो गए हमारे। इलेक्ट्रिक प्रेशर और प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। टॉपिक कहां से आया ये भी समझने की चीज है। जैसे अपन किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, मान लो कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करते हैं, तो उसके ऊपर दो बातें बताई थी मैंने कंडक्टर की। एक तो चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर स्प्रेड्स ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली, और दूसरा बताया था कि इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। दो चीजें बिल्कुल साफ है। तो वहीं से अपन लेंगे इसको। बेटा किसी की आवाज आ रही है बीच में? आवाज नहीं करे, ठीक। अब मान लो जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है, बार बार बता रहा हूं। और इसको हमने चार्ज कर दिया। चार्ज कर देंगे तो क्या होगा? तो सारा चार्ज इसके सरफेस पर चला जाएगा और अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। मान लो इसका रेडियस आर है, आर रेडियस का कंडक्टर है, ठीक। ये इसका सेंटर है। अब क्योंकि इसके ऊपर सारे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा तो एक फोर्स लगेगा। रिमेनिंग चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाएंगे। ऐसे सारे जगह चार्ज अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का जो पर यूनिट, जो नेट फोर्स होगा उसका पर यूनिट एरिया पर निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा? तेरे माइक्रोफोन ऑन कर, माइक्रोफोन। तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया ही इलेक्ट्रिक प्रेशर कहलाएगा। मैग्नेट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, वहां पर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली थी, अगर आप लोगों को याद हो। तो यहाँ पर भी लास्ट में इसके वही निकलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन उसका कंसेप्ट कहां से आएगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर से, ठीक। समझना क्या है, देखो कि मान लो इसके ऊपर ए बी एक एलिमेंट है, ए बी एक एलिमेंट लिया अपन ने। एलिमेंट ही दिखाने के लिए बड़ा दिखा रखा है मैंने, वास्तव में बहुत छोटा एलिमेंट लिया जाता है। ए बी एक एलिमेंट है और ए सी बी एक रिमेनिंग सरफेस है। ए बी को एक एलिमेंट लिया और ए सी बी क्या है? बाकी का जो सरफेस है बचा हुआ रिमेनिंग सरफेस है। दो जगह पॉइंट ले रहा हूं मैं इसमें। एक पॉइंट मान लीजिए बाहर है, इसको P नाम दे रहा हूं। एक पॉइंट Q है जो अंदर है। मैंने आपको बताया था जो डाइलेक्ट्रिक शीट होती है या नॉन कंडक्टिंग शीट होती है, उस नॉन कंडक्टिंग शीट के लेफ्ट में या राइट में दोनों तरफ बिना किसी डिस्टेंस पर डिपेंड किए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो ए बी है, ए बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो किधर होगा? आउटवर्ड, क्योंकि बाहर की तरफ पॉइंट है। तो क्या मैं इसको बोलूंगा ई ए बी? ए बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। ए बी के कारण इधर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ए बी इधर ही होगा। ई ए बी का मतलब ए बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, अब देखो ये जो P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों ACB के एक ही ओर है, इसलिए E जो ACB होगा वो दोनों एक ही साइड होगा। दिख रहा है आपको? तो P पर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट साइड होगा, ये बाहर की तरफ होगा। लेकिन Q पर जो अपोजिट जो फील्ड होगा वो अपोजिट साइड में होगा। ए बी उसको लेफ्ट वर्ड और ACB उसको राइट वर्ड करेगा, ठीक है भाई। लेकिन हमें पता है कि P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम साइड पर है, सेम साइड पर। तो मैं E पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या लिखूंगा कि ई ए बी प्लस ई ए सी बी, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एड हो जाएगा। लेकिन अंदर जो होता है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो क्या होता है? जीरो। मैंने सिखाया था आपको।
लेकिन ई क्यू इज इक्वल टू ई ए बी माइनस ई ए सी बी इज इक्वल टू 0, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ई ए बी इज इक्वल टू ई ए सी बी? क्यू पर ई ए बी और ए सी बी इक्वल होगा। अगर ई ए बी की जगह भी मैं ई ए सी बी लिख दूं, यहां देखो ध्यान से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो क्या होगा कि ई ए सी बी प्लस ई ए सी बी, यानी कि 2 ई ए सी बी। जो एसीबी के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, इस एलिमेंट पर, वो किधर होगा? राइट साइड में होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है भाई। लेकिन ये जो ईपी है, ईपी क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है ये? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर मैं यहां पर लिख दूं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या है हमारे पास? देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? ई ए सी बी, ई ए सी बी, 2 ई ए सी बी। कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या लिखूंगा कि 2 ई ए सी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई ए सी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो दिख रहा है यहाँ तक? हाँ दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा। और ई ए सी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण वो क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आता है दिमाग में हमारे कि सर कंडक्टर के कारण तो कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो सिर्फ क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों आ रहा है नीचे? तो उसका कारण यही है कि इस एलिमेंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया अपन ने एसीबी का। एसीबी के कारण जो एबी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? ई एसीबी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट करें, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। दोबारा समझ लो एक बार क्या है कहानी। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हम जानते हैं कि चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर स्प्रेड्स ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली। दूसरा जानते हैं हम कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। 2 पॉइंट हम पहले से जानते हैं। अब हमें क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने ए बी, तो बाकी का जो सरफेस बचा उसको बोलूंगा मैं एसीबी। ए बी को एलिमेंट बोलूंगा और बाकी का जो सरफेस बचा उसको बोलूंगा एसीबी, इसको बोलेंगे रिमेनिंग सरफेस। इस कंडक्टर के अंदर 2 पॉइंट लिए मैंने, एक पॉइंट पी है जो बाहर है, एक पॉइंट क्यू है जो अंदर है। अब चूंकि पी पॉइंट ए बी के और एसीबी के दोनों के कारण बाहर है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो आउटवर्ड ही आएगा या राइटवर्ड ही आएगा। लेकिन क्यू पॉइंट ए बी के तो लेफ्ट में और एसीबी के राइट में, तो ए बी के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा और एसीबी के कारण किधर होगा? राइट में होगा। लेकिन हम तो ये भी जानते हैं कि क्यू पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, और अपोजिट है इसका वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ई ए बी एसीबी के बराबर होना चाहिए। और बाहर जो दोनों एड हो रहे हैं, बाहर दोनों एड हो रहे हैं, और पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर ई ए बी की जगह भी ई ए सी बी लिख दो तो 2 ई ए सी बी हो गया। इसका मतलब 2 ई ए सी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या ई ए सी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर। एसीबी का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर एट ए बी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना तो बहुत आसान है। देखो मान लो चार्ज, अपन जानते हैं जो सरफेस डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, या सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा डी ए। ये कहां पर है? चार्ज ऑन एलिमेंट।
एलिमेंट पर चार्ज क्या है, डी क्यू सिग्मा डी ए। अब अगर मान लो मैं फोर्स निकालूं तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज यानी कि डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई ए सी बी। याद करो E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ क्या है, डीएफ, छोटा सा चार्ज, छोटे से एलिमेंट पर फोर्स निकालना तो फोर्स भी छोटा ही होगा। चार्ज कितना है डी क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एसीबी, क्योंकि एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या होता है क्यू ई। तो अगर अपने यहाँ पर वैल्यूज रखें तो डी क्यू की जगह तो क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा डी ए। ई एसीबी क्या आया था अभी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए। ये एक इक्वेशन मान लो, इसको आगे भी काम ले कि जो छोटा सा फोर्स है वो कितना है उसके ऊपर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए। तो नेट फोर्स अगर मैं बोलूंगा इस पर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देख एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए, क्योंकि अलग अलग जगह एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बोलूं कि डीएफ अपॉन डीए, डीएफ अपॉन डीए का मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक फॉर्मूला बनकर के आपके पास में आ गया कि इलेक्ट्रिक प्रेशर P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। क्लियर, समझ आएगी बात सबको। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। करेक्ट, चलो ये नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक है। चलो देखो, तो अभी हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पर हमें फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है या इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है, तो दैट विल बी गिवन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आ गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज P is equal to sigma square upon 2 epsilon naught। अब क्या हुआ कि एक सवाल आया। सवाल क्या आया कि अ कंडक्टिंग स्फीयर of radius 1 centimeter is charged with 6000 volt, force per unit area on sphere is। ये प्रॉब्लम आया, मैक्सिमम बच्चों ने इसको रॉन्ग कर दिया, हुआ ही नहीं, सवाल ही नहीं। टीचर्स पे इल्जाम लगा दिया कि मास्टर पढ़ाते कुछ और हैं और आता तो कुछ और ही है एग्जाम में। फॉर्मूला बेस वाले बच्चों ने कहा कि इलेक्ट्रिक, सर ने बोला था भाई इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है उसी को फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं, लेकिन सर ने बोला था कि P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 और एप्सिलॉन नॉट तो हम जानते हैं भाई, 2 की वैल्यू भी हमें जानते हैं 2 ही होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर होती है। लेकिन यहाँ तो सिग्मा दे ही नहीं रखा, सिग्मा की जरूरत है, सिग्मा सवाल में नहीं है।
अब सवाल में नहीं है तो फिर सवाल कहां से करें, दे तो कुछ और ही रखा है। गिवन है कि r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, भाई चलो चेंज भी कर देंगे 10⁻⁻2 मीटर, और वोल्टेज दे रखी 6000 वोल्ट। इस वोल्टेज और रेडियस का सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से दूर दूर तक कोई रिलेशन, ये फाइंड करना है और ये गिवन है, इन दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। सवाल कैसे होगा? मास्टर लोग पढ़ाते क्या हैं और करते क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को जब गिवन में और फाइंड में रिलेशन नहीं होता तो फिर हम एक मीडिएटर लाते हैं, मीडिएटर लाते हैं। ठीक, मान लो दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते और उससे दोस्ती भी करनी है, तो हम फ्रेंड से क्या कहते हैं, यार पटवा दे, यार बात करा दे मेरी। मीडिएटर लाना पड़ेगा। और मीडिएटर क्या करेगा, पहले मीडिएटर उससे बात करेगा, फिर मीडिएटर इससे बात करेगा और दोनों में रिलेशन करा देगा और दूर हट जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व होगी। V और R दे रखा है, V और R से लेकिन E तो निकल सकता है, E इज इक्वल टू V बाई आर, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, याद करो V बाई आर। तो अगर मैं V की जगह लिख दूं 6000, R की जगह लिख दूं 10⁻⁻2, ये हो गया 6 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। E का रिलेशन V से भी है, V अपॉन R करके, और E का रिलेशन सिग्मा से भी है, जो प्रेशर से। ठीक है ना, इसका मतलब E मीडिएटर हुआ, जो V और R का रिलेशन किससे करा देगा, P से करा देगा। ठीक है भाई, अब यहां पर भी पंगा है, यहाँ E कैसे लाएं, बड़ी सिंपल बात है, देखो 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट कर दो, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। फायदा क्या हुआ देख, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E है तो ये बन गया E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 1/2 तो हम जानते ही हैं, एप्सिलॉन नॉट हम कांस्टेंट इसलिए जानते हैं, और E हमने वहां से निकाल लिया, पुट करेंगे और ये दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। तो P इज इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 1/2 6 इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये दे देगा हमें 1/2 6 6 जा 36 10⁻10 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसको अपन सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा, प्रेशर है, प्रेशर किस में होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ऐसे और भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन होते हैं कि जब फाइंड कुछ और है और गिवन कुछ और है, तो फिर हम क्या करेंगे, उनके बीच में दोस्ती कराने वाला ढूंढेंगे, मीडिएटर ढूंढेंगे। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, आप लोग कृपा करके इसको नोट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लीजिए, थैंक यू। फुर्ती वाले लोग नोट कर लो, आलसी लोग फोटो खींच लो, और सुपर आलसी लोग वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। ध्यान से देखो, एक चीज और इसमें जो सीखनी जरूरी है, मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है,
और वो है एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इन चार्ज्ड सोप बबल। और ये कंसेप्ट बनता है 11th और 12th दोनों से मिला करके। पहले 11th की बात करते हैं। सरफेस टेंशन नाम का एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था। सरफेस टेंशन नाम का एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि अब आप एक बकेट लेकर के उसमें पानी डालिए, उसमें थोड़ा सा निरमा का ऐड करना है, करवा रही तो मुझसे चैनल पे। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हो सकता है, ठीक है, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर लीजिए, चाहे आप टाइड लीजिए, चाहे आप सर्फ लीजिए, चाहे पतंजलि का लीजिए, कुछ भी लीजिए, और उसको उस पानी में ऐसे ऐसे करके हम करते हैं। कपड़े धोए होंगे सबने कभी न कभी थोड़े बहुत, तो उसमें बबल्स बन जाते हैं, सोप बबल। तो मैंने एक्सेस प्रेशर, दो तरह का एक्सेस प्रेशर बताया था अगर आप लोगों को याद हो। एक तो एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप और एक एक्सेस प्रेशर इन बबल। एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप और एक्सेस प्रेशर इन बबल दोनों में डिफरेंस, एक में 2T/R होता था और एक में 4T/R होता था। क्योंकि सोप बबल में डबल लेयर होती है, तो वहां पर जो एक्सेस प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था अगर आप लोगों को याद हो, तो P एक्सेस इज इक्वल टू 4T/R। अभी फिजिसिस्ट भी कितने पागल है, क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जी भाई सोप बबल है, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्यों आता है, उसका भी रीजन, क्योंकि बबल के अंदर क्या है, वो होलो है, तो अंदर उसके अंदर प्रेशर है, एयर प्रेशर उसके अंदर का, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर। तो अगर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो सोप बबल का एरिया, मतलब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, एक पोजीशन आती है कि वो फूट जाता है। अब अगर मान लो मैं कहूं कि नहीं भाई अंदर का और बाहर का प्रेशर बराबर है, जब तो क्या होगा, वो मेंटेन रहेगा। फिर अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो क्या होगा, सोप बबल की जो रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो वो जो एक्सेस प्रेशर 11th में मैंने सरफेस टेंशन नाम का एक चैप्टर था, वहां पर पढ़ाया था कि P एक्सेस इज इक्वल टू 4T/R, जहां पर T सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का मतलब एवरी लिक्विड हैज द टेंडेंसी टू स्ट्रेच इट्स मेम्ब्रेन, R रेडियस है उसकी। ये तो एक्सेस प्रेशर नाम से स्पष्ट है कि एक्सेस है। अब क्या किया इन्होंने, भाई वो एक्सेस प्रेशर था, अब हमने क्या किया, बबल को चार्ज कर दिया। कैसे किया होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, मैंने भी पढ़ा है कि उस बबल को चार्ज कर दिया। वो चार्ज कैसे किया सालों ने, उसने ऐसे रब करके किया, या इंडक्शन से किया, या बैटरी लगाकर किया, कुछ तो किया। तो पहली बात तो सोप बबल वो इतना डेलिकेट होता है कि वो एवं ही टूट जाना है उसने। फिर कह रहे कि जी हमने उसको चार्ज किया, तो कर दे चार्ज। तो चार्ज करेंगे तो उस पर जैसे उसको चार्ज करेंगे सरफेस पर चार्ज चला जाएगा, सरफेस पर चार्ज चला जाएगा तो रिपल्सन होगा तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया होगा तो प्रेशर होगा। तो मतलब एक प्रेशर और आ गया। अब वो प्रेशर आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो P एक्सेज आ गया, देखो वो क्या होता है, P इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो P एक्सेज था ऑलरेडी उसमें ना, P इलेक्ट्रिक और आ गया। तो अब एक्सेस प्रेशर क्या हो गया, नेट P एक्सेस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 4T अपॉन R। एक्स्ट्रा प्रेशर और क्रिएट हो गया। भाई ठीक है, हमारा क्या जाए, तो ये बोलेंगे अपन नेट एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल ड्यू टू चार्ज। जब सोप बबल को चार्ज कर दिया तो चार्ज करने से जो उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर आया वो आया P एक्सेस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 4T अपॉन R। अब अगर हम बोला कि जो बबल है वो अगर इक्विलिब्रियम में है, इफ बबल इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, आउटसाइड का जो प्रेशर है इनसाइड के प्रेशर के बराबर हो जाए।
कोई भी बबल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम बबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी आउटसाइड इज इक्वल टू पी इनसाइड। और जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो पी एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। बुलबुला संतुलन में है, वो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर दोनों की एयर प्रेशर बराबर हो गया, बराबर हो गया तो क्या होगा, बुलबुला विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी एक्सिस इज इक्वल टू 0। जब पी एक्सिस अगर मैं 0 कर देता हूं तो इक्वेशन क्या बन गई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4t अपॉन r। और AIEEE में सीधा पूछ लिया, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ द सोप बबल, इट वाज द ऑप्शन। ठीक है, और तब तक हम ये पढ़ाते नहीं थे। क्या हो, जैसे जैसे सवाल आते गए संभावनाएं बढ़ती गई और ऐसे हम पढ़ाने लगते। हर साल कोई नए क्वेश्चन आए, उनको टॉपिक में इंक्लूड कर लेते हैं, टॉपिक को पढ़ा डालते हैं बच्चों को, तो उनके पास नई वैरायटी आ जाती है। तो आप लोग तो भाग्यशाली हो कि इतने पिछले 40-50 साल की चीजें हम आप लोगों को बता देते हैं, और कम से कम 33 साल से तो मैं पढ़ाता हूँ, डिफरेंट तरह की जो चीजें आती है हम सब आपको बता देते हैं। हम याद रखो नहीं रखो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा तो फर्ज है। तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 4t बाई r। सिग्मा आप जानते हो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब एक साल तो ये आ गया, और दूसरे साल ये मेडिकल वालों ने नकल मारी। उस समय CPMT हुआ करती थी, उन्होंने बोला कि सोप बबल पर चार्ज कैलकुलेट करके बताएं, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द सोप बबल। भाई सोप बबल था, उसका एक्सिस पर 40 बाई r था, उसको चार्ज कर दिया, संतुलन में कर दिया, संतुलन में करने को बोला कि उस पे चार्ज कितना था, चार्ज निकाल के बताओ आप। तो चार्ज 40 बाई r कैसे हो सकता है। अब इस फॉर्मूले की तरफ देखा, फिर हमने कहा यार चार्ज कहां से लावे, लेकिन हमें पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, या सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। कौन है, सोप बबल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और क्यू कैलकुलेट कर दी। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो इधर, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर r4 इज इक्वल टू 40 बाई आर। यहां से क्यू निकाल दो, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, देख अंडर रूट 1r से r क्यूब बार कट जाएगा, तो 2 16 32 4 जा 128, हाँ 128, और एप्सिलॉन नोट भी है, टी भी है, और पाई स्क्वायर भी है, और आर क्यूब भी है, नहीं हाँ आर क्यूब। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, देखिए इधर लिखते हैं 8 पाई आर, देखना 8, मतलब ऑप्शन जो आया था वो बता रहा हूं मैं, ये तो क्यू तो कैलकुलेट हो गया, ये तो कहानी आ गई। अब यहाँ देख, यहाँ 8 बार लिया, इसका मतलब 64, तो 64 टू जा 128, यहाँ 2 लिख दूं, नहीं है, अरे 64 इंटू 2, 128 को 64 इंटू 2 नहीं लिख सकता क्या, 64 का 8 बार आ गया ना, पाई स्क्वायर था 1 पाई बार आ गया, यहाँ आर क्यूब था, उसमें से आर स्क्वायर को अलग कर दिया, आर को अलग कर दिया, तो आर स्क्वायर का आर बाहर आ गया, तो एक आर बचा ना अंदर, तो यहाँ क्या बचा 2 एप्सिलॉन नॉट टी, और ये ऑप्शन था राइट। क्योंकि नीट वालों को तो, मेडिकल वालों को तो ऐसे परेशान करते हैं ना, तो ये चार्ज, नोट इट नाउ। अरे कौन बातें कर रहा है, दिव्या बिच्छुवार, घर वालों से बोल नाश्ता अकेले अकेले कर ले, हमें नहीं बताएं नाश्ता कर रहे हैं।